मथुरा में जिस पत्नी की हत्या के मामले में पति और उसका दोस्त 18 महीने जेल में रहा, वह जिंदा निकली। जेल से बाहर निकलने के बाद पति और उसके दोस्त ने महिला को राजस्थान के दौसा जिले से खोज निकाला। पहचान के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जालौन जिले के उरई निवासी सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी, बेटे व बेटी के साथ 2015 में मथुरा जिले के वृंदावन आए थे। वे यहां गौशाला नगर अटल्ला चुंगी स्थित श्रीकृष्ण धर्मशाला में किराए के मकान में रहने लगे। बात यह थी कि उनकी 26 वर्षीय बेटी आरती गुप्ता की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वे उसे इलाज के लिए मेहदीपुर बालाजी ले जा रहे थे। राजस्थान के दौसा जिले में दो अति सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित है मेहदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह बालाजी का मंदिर दुनिया भर में विख्यात है। बालाजी कस्बे में समाधि गली में स्थित मुंबई धर्मशाला के पास ही एक दुकान पर 25 वर्षीय सोनू सैनी काम करता था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन आरती गुप्ता अपने घर वालों के साथ बालाजी के दर्शन करने आई थी। आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता ने अपना सामान दुकान पर रखा और बालाजी के दर्शन के बाद ले जाने की बात कही। सोनू ने उनका सामान अन्य ग्राहकों की तरह दुकान में रख लिया। प्रसाद खरीद कर वे मंदिर दर्शन करने चले गए। यहाँ सोनू और आरती की मुलाकात हुई। इस दौरान आरती और सोनू की आंखें चार हो गईं। दर्शन के बाद सूरज प्रसाद गुप्ता अपना सामान लेने आए। इस समय भी आरती और सोनू दोनों एक दूसरे को चाहत भरी नजरों से देखते रहे। इसे मौन प्रेम ही कहेंगे, क्योंकि दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे से अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर सके थे। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जान पहचान हो जाने के चलते दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर जरूर दे दिए। अब दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से मन की बातें करने लगे। दोनों के बीच प्यार की पींगें बढ़ने लगीं। करीब 20 दिन बाद आरती अकेले ही बालाजी आई और सोनू के पास पहुंच गई। उसने सोनू से प्यार का इजहार किया और उसके साथ शादी की इच्छा जताई। सोनू को तो पहले दिन ही आरती पसंद आ गई थी। इस तरह दोनों ने आपसी सहमति से 8 सितंबर 2015 को बांदीकुई कोर्ट जाकर शादी कर ली। शादी के बाद सोनू आरती को लेकर अपने गांव रसीदपुर चला गया। उधर आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता बालाजी के दर्शन के बाद वापस वृंदावन आ गए। 5 सितंबर 2015 को वृंदावन से आरती गुप्ता अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसे तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। तब सूरज प्रसाद गुप्ता ने मथुरा के थाना वृंदावन में 25 सितंबर को आरती गुप्ता की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज कराने के 4 दिन बाद यानी 29 सितंबर 2015 को थाना वृंदावन के मगोर्रा क्षेत्र स्थित झींगा नहर में अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर उसका अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन बाद आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता को एक महिला का शव नहर में मिलने की जानकारी हुई। तब सूरज प्रसाद गुप्ता वृंदावन थाने पहुंचे और नहर में मिले शव के फोटो व कपड़ों को देखकर अपनी बेटी आरती गुप्ता के रूप में उसकी शिनाख्त किया। आरती गुप्ता के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता को गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उनकी बेटी आरती ने घर से भागकर अपनी मर्जी से रसीदपुर निवासी सोनू सैनी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस घटना के 6 महीने बाद 13 मार्च 2016 को सूरज प्रसाद ने सोनू सैनी, उद्यपुरा निवासी उसके दोस्त भगवान उर्फ गोपाल सैनी और अलवर निवासी अरविंद पाठक के खिलाफ बेटी आरती की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पिता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी आरती सोनू के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली थी। सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी बेटी आरती की हत्या कर शव छिपाने की नीयत से नहर में फेंक दी थी।
इसके बाद वृंदावन पुलिस ने मेहदीपुर बालाजी से सोनू व गोपाल दोनों को आरती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मथुरा के न्यायालय में दोनों हत्यारोपियों को पेश किया, जहां से दोनों को आरती की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। दोनों को हत्या का आरोपी मानते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्कालीन एसएसपी द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी दिया गया था। सोनू और गोपाल 18 महीने आरती की हत्या के आरोप में जेल में रहे थे। ये दोनों दोस्त जहां काम करते थे, वहां के मालिक और घर वालों की काफी कोशिशों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए। निचली से ऊंची अदालतों के चक्कर काटते काटते दोनों का पूरा परिवार कर्ज के तले दब गया। इसी दौरान गोपाल के पिता की मौत भी हो गई। इसके साथ ही एक महिला की हत्या का ठप्पा लगने के बाद दोनों का सामाजिक बहिष्कार भी हो गया। जबकि दोनों का कहना था कि वे बेकसूर हैं, उन्होंने आरती की हत्या नहीं की है। बताते चलें कि सोनू सैनी से कोर्ट मैरिज करते समय आरती ने गुप्ता की जगह अपनी जाति सैनी लिखवाई थी, ताकि शादी में कोई अड़चन न आए। शादी के कुछ दिनों बाद आरती ने सोनू से 50,000 रुपये, 4 पहिया गाड़ी और जायदाद उसके नाम करने की मांग की थी। इस पर सोनू ने उसकी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। आरती ने सोनू के सामने जो शर्तें रखी थीं, उन्हें सोनू के लिए इस जन्म में पूरा कर पाना मुश्किल था। मना करने के करीब 8 दिन बाद आरती बिना किसी को बताए कहीं चली गई। सोनू ने उसे दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर व महुआ क्षेत्र में तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पत्नी आरती की गुमशुदगी की रिपोर्ट सोनू ने थाने में नहीं लिखाई, क्योंकि उसे डर था कि आरती खुद अपने घर से भागकर आई है। ऐसे में यदि वह पुलिस के पास गया तो एक नई आफत गले लग जाएगी। उसकी गुमशुदगी लिखाकर वह कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। सोनू अपने दोस्तों के साथ आरती को तलाश करता रहा। जब आरती नहीं मिली तो थक हार कर वह मेहदीपुर बालाजी में एक दुकान पर काम करने लगा। जेल से बाहर आने के बाद दौसा आकर सोनू और गोपाल दोनों दुकानों पर काम करने लगे। इसके साथ ही दोनों अपने स्तर से आरती की तलाश भी करते रहे। साल 2021 में सोनू को पता चला कि उसकी पत्नी आरती जिंदा है। हुआ यह कि मेहदीपुर बालाजी में एक युवक की सोनू के दोस्त गोपाल से मुलाकात हुई। वह युवक भी एक दुकान पर काम करता था। बातों ही बातों में उस युवक ने गोपाल को बताया कि रेबारी समाज के एक घर में उत्तर प्रदेश के जालौन की एक महिला कोर्ट मैरिज कर कुछ सालों से रह रही है। गोपाल को शक हुआ तो उसने सोनू को यह बात बताई। इसके बाद दोनों दोस्तों ने आरती को तलाशने की योजना बनाई। सोनू और गोपाल को पता चला कि आरती दौसा के विशाला गांव में दूसरे की पत्नी के रूप में रह रही है। इस जानकारी के बाद सोनू और गोपाल भेष बदलकर कभी सब्जी वाला तो कभी ऊंट गाड़ी चलाने वाला बनकर पहुंचे। इसी दौरान गांव में उन्हें आरती दिखाई दी, जिसे उन्होंने पहचान लिया। आरती के जिंदा होने की जानकारी दोनों ने 5 फरवरी 2021 को मेहदीपुर बालाजी थाने में दी। इस पर पुलिस ने उनसे आरती के दस्तावेज मांगे। तब गोपाल और सोनू ने एक योजना बनाई। सोनू और गोपाल ने एक युवक को स्वच्छ भारत मिशन का कर्मचारी बनाकर विशाला गांव के उस घर में भेजा जहां आरती रह रही थी। यहां इस युवक ने सरकारी योजना के तहत शौचालय बनाने और पैसा देने का झांसा दिया तो घर के लोग लालच में आ गए। युवक ने कहा, योजना का लाभ लेने के लिए घर की महिला मुखिया के दस्तावेज चाहिए। उन्होंने इस योजना के लिए घर की महिला मुखिया के सारे दस्तावेज युवक को दे दिए। इन दस्तावेजों से स्पष्ट हो गया कि महिला कोई और नहीं बल्कि आरती ही थी। सोनू और गोपाल ने आरती की आईडी भी सरकारी कार्यालय के माध्यम से निकलवाई, जिसमें कई महीने लग गए। पहचान पत्र हाथ लगने और पूरी तरह पुष्टि होने के बाद दोनों बेगुनाहों ने दौसा जिले के बालाजी एसएचओ अजीत बड़सरा से संपर्क कर उन्हें सभी पेपर्स सौंप दिए। इसके बाद दौसा पुलिस ने वृंदावन थाना पुलिस को सूचना दी। मृत महिला के जिंदा होने की खबर पाकर स्वाट टीम प्रभारी अजय कौशल और वृंदावन थाने के एसएचओ विजय कुमार सिंह सूचना के बाद टीम सहित दौसा पहुंचे।
दोनों पीड़ितों की निशानदेही पर जब पुलिस ने महिला की तलाश की तो वह बैजूपारा थाना क्षेत्र के विशाला गांव में अपने दूसरे पति भगवान सिंह रेबारी के साथ रहती मिली। 11 दिसंबर 2022 को विशाला गांव पहुंची टीम के एक सदस्य ने वेरिफिकेशन के लिए अकेले पहुंचकर पहले महिला से बात कर पहचान की पुष्टि किया और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके बाद टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भी आरती को जिंदा देख हैरान रह गई। आरती पिछले 7 सालों से दूसरी शादी कर भगवान सिंह रेबारी के साथ रह रही थी। वृंदावन थाने में 13 दिसंबर 2022 को आरती को कागजों में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने उरई में महिला के माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने फोटो देखकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पिता सूरज प्रसाद ने कहा कि पुलिस ने जिस महिला को पकड़ा है वो उनकी बेटी आरती हो ही नहीं सकती, उनकी बेटी मर चुकी है। उनका कहना था कि मगोरा में जो शव मिला था उसके बारे में अखबार में पढ़ा था, जिसके बाद वे थाने गए। पुलिस ने मरी हुई महिला की फोटो दिखाई थी, जिसकी उन्होंने बेटी आरती के रूप में शिनाख्त भी की थी। अगर पुलिस पकड़ी गई आरती से आमना सामना कराएगी तब देखकर बता सकेंगे कि वह उनकी बेटी आरती है या कोई और महिला है। इसके बाद पुलिस पिता सूरज प्रसाद गुप्ता व मां उर्मिला गुप्ता को वृंदावन अपने साथ ले आई। देर रात यहां पर आरती के सामने आते ही पिता सूरज प्रसाद ने आखिरकार उसे पहचान लिया। बेटी को जिंदा देख माता पिता की आंखों में आंसू छलक आए। आरती के माता पिता का कहना है कि फोटो देखकर वे आरती को नहीं पहचान सके थे। आरती की कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पुलिस को जानकारी देते हुए आरती ने बताया कि दूसरे पति भगवान के साथ शादी किए लगभग 7 साल हो गए हैं। अभी 6 महीने पहले भगवान के छोटे भाई को पता चला कि मेरा पहला पति सोनू और उसका दोस्त गोपाल उसे तलाश रहे हैं। इसके बाद देवर ने उसे नागौर जिले के कुचामन सिटी में रहने वाले एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया। कुचामन सिटी का रहने वाला वह व्यक्ति आरती को अपने साथ ले गया। अभी 20 दिन पहले ही आरती कुचामन सिटी से भागकर वापस विशाला गांव अपने दूसरे पति भगवान के पास पहुंची। आरती का कहना था कि वह अपने दूसरे पति भगवान के साथ ही रहना चाहती है। देवर द्वारा उसे बेच दिए जाने के बारे में उसका कहना था कि मेरा पति ड्राइवर है, वह अक्सर घर से बाहर रहता है, उसे धोखे में रखकर देवर ने उसे बेच दिया था। यह हमारे घर का मामला है, हम उसे निपटा लेंगे। आरती ने पहले पति सोनू पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू ने उसे छोड़ दिया था। सोनू से शादी बांदीकुई कोर्ट में हुई थी। इसके बाद वह पति सोनू और नंदोई के साथ बाइक से गोवर्धन घूमने गई। 2 दिन बाद तीनों वापस बालाजी पहुंचे। तब सास ने पति सोनू से कहा, आरती को घर लेकर मत आना, उसे वहीं छोड़ दे। चक्राता में जहां खूबसूरत घने जंगल हैं, वहीं टाइगर फॉल, यमुना नदी जैसे स्थल पर्यटकों को लुभाते हैं। गर्मियों में पर्यटकों की संख्या यहां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसी कि 22 अक्टूबर की शाम को ही बात हो चुकी थी, अगले दिन यानी 23 अक्टूबर की दोपहर को राजू अभिजीत और मोमिता को अपनी टैक्सी में बैठाकर चक्राता ले गया। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर दोनों बहुत खुश हुए। राजू के व्यवहार से भी दोनों खुश थे। राजू पूरे रास्ते उनकी बातें सुनता रहा और वहां के बारे में बताता रहा। बातचीत व पहनावा देखकर राजू को लग गया था कि दोनों ही अच्छे घरों से ताल्लुक रखते हैं। बस यहीं से उसका दिमाग घूम गया और उसने उन्हें लूटने की ठान लिया। अभिजीत व मोमिता चक्राता घूमते रहे। इस बीच राजू ने कुछ देर में वापस आने की बात कही और अपने तीनों आवारा दोस्तों से मिला। राजू ने उन्हें बताया, बाहर की एक पार्टी है, मुझे लगता है उनके पास अच्छा माल है, उन्हें लूटा जाए तो कुछ दिन आराम से बीत जाएंगे। हम पकड़े भी तो जा सकते हैं। खाक पकड़े जाएंगे। दोनों बंगाल के रहने वाले हैं, यहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे। राजू ने कहा तो चारों ने मिलकर लूटपाट की योजना बना लिया। इसके बाद उन्होंने शराब पीकर राजू जाने लगा तो उसने तीनों दोस्तों से टाइगर फॉल के बाहर मिलने को कहा।
इसके बाद राजू अभिजीत व मोमिता के पास गया और उन्हें टाइगर फॉल घुमाने ले गया। दोनों को प्राकृतिक नज़ारों ने बहुत लुभाया। वहां से वापसी के वक्त शाम होनी शुरू हो गई थी। जैसे ही वह सड़क पर आए तो योजना के अनुसार वहां बबलू, गुड्डू व कुंदन मिल गए। राजू ने उन्हें अपनी टैक्सी में बैठा लिया। यह देखकर मोमिता ने विरोध किया, भैया जब टैक्सी बुक है तो किसी को क्यों बैठा रहे हो? मेम साहब, ये मेरे गांव के साथी हैं, इन्हें बस थोड़ा आगे रास्ते में छोड़ना है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से बैठिए। राजू ने समझाया तो मोमिता व अभिजीत ने विश्वास कर लिया। अभिजीत और मोमिता दोनों कला प्रेमी थे। चालाकियों से उनका वास्ता नहीं था, इसलिए भरोसा कर लिया। राजू के तीनों दोस्त भी टैक्सी में सवार हो गए। थोड़ा आगे जाने पर बबलू व अन्य ने राजू से स्थानीय भाषा में मोमिता से छेड़छाड़ करने की बात कही तो उसने थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने को कहा। मोमिता व अभिजीत नहीं जानते थे कि विश्वास करके वह चंडालों की चौकड़ी में फंस चुके हैं। हल्का अंधेरा हुआ तो राजू के साथियों ने मोमिता से छेड़छाड़ शुरू कर दिया। उनका यह रवैया दोनों को ही खराब लगा, उन्हें ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। अभिजीत ने उनका विरोध किया, यह क्या बदतमीजी है? क्यों, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तीनों ने बेशर्मी से हंसते हुए उसे धमकाया, चुपचाप बैठा रहा वरना। अभिजीत ने पूछा, वरना क्या? उठाकर खाई में फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त सड़क पर सन्नाटा था, बावजूद इसके अभिजीत नहीं डरा। अभिजीत को लगा कि वह ऐसे नहीं मानेंगे तो उसने उन लोगों से हाथापाई शुरू कर दिया। इससे बौखलाए युवकों ने टैक्सी में पड़ी रस्सी निकालकर अभिजीत का गला दबा दिया। फलस्वरूप उसने छटपटाकर दम तोड़ दिया। मोमिता ने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट किया। वह डर से कांप रही थी। तीनों ने अभिजीत के शव को टैक्सी में पीछे डाल दिया। युवकों के सिर पर हैवानियत सवार थी। चलती टैक्सी में बबलू ने मोमिता के साथ दुराचार किया, बाकी साथियों ने उसकी मदद किया। मोमिता चीखी चिल्लाई तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उन्होंने दुपट्टे से गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। मरने से पहले मोमिता बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। दोनों का सामान लूटकर थोड़ा आगे जाकर राजू ने टैक्सी रोक दिया। चारों ने मिलकर लाखामंडल के पास एक पुल से मोमिता के शव को यमुना नदी में फेंक दिया। ये लोग अभिजीत का शव भी फेंकने वाले थे कि तभी एक गाड़ी आती दिख जाने से रुक गए और वहां से आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्होंने अभिजीत के शव को चक्राता के लाखामंडल मार्ग पर क्वांसी के पास नौगाम इलाके में खाई में फेंक दिया। लूटा गया सामान आपस में बांटकर सभी अपने अपने घर चले गए। दोनों के मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ करके उनके सिम कार्ड निकालकर फेंक दिए। उधर संपर्क टूटने से मोमिता व अभिजीत के घर वाले परेशान हो गए थे और उन्होंने दोनों की गुमशुदगी दर्ज करवा दिया। लूटे गए मोबाइलों का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इस बीच कई दिन बीत गए। इसी बीच 30 अक्टूबर को उत्तरकाशी जनपद के पुरोला थाना क्षेत्र की नौगांव पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक का शव मिला। सूचना पाकर थाना प्रभारी ठाकुर सिंह रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने उत्तरकाशी के एसपी जगतराम जोशी को घटना से अवगत कराया। मृतक युवक के पास कोई सामान या शिनाख्त के लिए पहचान पत्र नहीं मिला था। पुलिस को यह मामला लूटपाट के लिए की गई हत्या का लगा था, इसलिए अज्ञात हत्यारे के खिलाफ धारा 302 व 201 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन एक तो शव पुराना था, दूसरे उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। उसे ज्यादा दिन रखना संभव नहीं था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत का कारण गला दबाना पता चला। यह शव अभिजीत का ही था। बाद में दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल करते हुए राजू तक पहुंची तो उसने सीधेपन का नाटक करते हुए पुलिस को बहका दिया। पुलिस ने भी उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतना भयानक कृत्य कर सकता है। इसके बाद चारों दोस्तों ने एक बार फिर जश्न मनाया कि पुलिस को उन पर शक नहीं है और उसने झूठ बोलकर मामला सुलटा दिया है।
राजू व उसके दोस्तों को यह विश्वास हो गया था कि उनका राज अब कभी नहीं खुलेगा और दिल्ली पुलिस इतनी दूर बार बार पूछताछ करने नहीं आएगी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, शमा सिंह ने बहुत सही डिसीजन लिया है। थैंक्स सो मच विवेक कुमार जी इस केस को शेयर करने के लिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शगुफ्ता दराक्षा जी ने कमेंट किया है, सजा मिलनी चाहिए। शगुफ्ता जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी, आपकी हर स्टोरी बेस्ट है। भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाए, आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, शमा सिंह बहुत बहादुर है, भारत की सभी लड़कियों और औरतों को ऐसे ही बहादुर होना चाहिए। माला जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवई सर ने कमेंट किया है, आपके कथाओं का तथा शब्दों का चयन अच्छा होता है। अब आलम यह है कि आपके स्टोरी सुने बगैर नींद नहीं आती है। अर्चना गुप्ता नामक लेखिका और सामाजिक आस्था रखने वाले व्यक्तित्व का ऐसे अंत होना बहुत ही दुखदायी है। और सियासी नेता क्या कहना, माना कि उनका गुनाह गैर-इरादतन था, लेकिन वर्तन गैर जिम्मेदार था तथा इस घटना से उनको कोई अफसोस नहीं है, यह कहना तो अमानवीय लगता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नीरा मेघ जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लक्ष्मी रावत जी ने कमेंट किया है, हाय आई एम फ्रॉम बरेली, स्टोरी बहुत सुनते हैं बट आपका अंदाज ही अलग है, बाकी किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजय कुमार जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रोशनी पटेल जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।